चलिए, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा? जब लाइट किसी मिरर से टकराती है और वो बेंड हो जाती है, ठीक है, एंड इट बेंड, ये लेट्स से किस में है लाइट? ये जो मीडियम है जिसमें ट्रैवल कर रही है उस मीडियम को हम बोल रहे हैं एयर। तो लाइट रे एयर से आती है, मिरर से टकराती है और वापस एयर मीडियम में ही चली गई। ठीक है, तो इधर हमने पाथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम देखा, और आई विल से इन अ सेम मीडियम, एक ही मीडियम में there is a incident light which strike the surface of the mirror and it bend and it reflected back। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, दोनों का क्या सेम है? मीडियम सेम। बहुत स्ट्रेस डाल रही हूँ मैं इस वर्ड मीडियम पे, क्योंकि रिफ्रैक्शन में एक्चुअली यही चीज़ डिफरेंट होने वाली है। क्या होने वाला है? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो एग्जाम्पल्स मैं चाहूँगी कि आप लोग इमेजिन करिए या फिर रिकॉल करने की कोशिश करिए। लेट्स से देयर इज़ अ ग्लास फिल्ड विद वाटर और उसके अंदर मैंने एक लेमन रखा है। व्हाट यू विल नोटिस, वो लेमन आपको इट विल अपीयर बिगर इन साइज। लेमन क्या होगा? इट विल अपीयर। ठीक है बच्चे लोग, सब लोग टाइम पे ज्वाइन किया करो मीटिंग। हाँ जी, सो हमने क्या बोला? लेमन इट विल अपीयर बिगर इन साइज। बिगर इन साइज इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लेमन का जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं है जितना वो नजर आ रहा है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू टेक अगेन ग्लास विद वाटर और उसके अंदर आप एक पेंसिल को देखते हो, तो पेंसिल की जो एक्चुअल पोजीशन होगी उससे इट विल लुक थोड़ा सा राइज। ठीक है, उसका जो हाइट होगा इट विल लिटिल बी रेज्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट, अपनी ओरिजिनल हाइट से रेज्ड नजर आएगी। क्या ये सब ने नोटिस किया है? क्योंकि हम इस फिनोमिनन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आई वॉन्ट यू टू रिकॉल दीज एग्जाम्पल्स इन योर माइंड कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हो ऐसा होता है। एवरीबडी कैन डू दैट। अरे नहीं पता तो घर पे आज क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना, उसके अंदर पानी डालना है, पहले एक बार नींबू डाल के देख लेना, यू विल नोटिस कि नींबू का साइज बड़ा नजर आएगा। फिर एक पेंसिल डाल के देख लेना, तो आप पेंसिल को देखोगे, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? इस लाइन को फिजिक्स में बोलते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या कर रहा है? एयर को वाटर से सेपरेट कर रहा है। ये वो लाइन है, इसके ऊपर हवा है और नीचे पानी है। तो इस इंटरफेस पे आप देखोगे तो आपकी पेंसिल जो सीधी नजर आके थोड़ी सी उसका हाइट राइज अप हो जाएगा। सब लोग आज करके देख लेना। तो ये जो आप देख रहे हो ये किसके कारण हो रहा है? दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज क्लास, कि ये जो लेमन अपना बड़ा साइज को दिख रहा है या फिर ये जो ग्लास के अंदर आपने पेंसिल डाला उसका हाइट राइज क्यों हो गया। और एग्जाम्पल, लेट आई एम नॉट वेयरिंग ग्लासेस, आप लोग जो भी ग्लासेस पहनते हैं, सब लोग जब वो ग्लास लाइट रे आती है आपके ग्लास से, वो सीधी आंख में ही जानी चाहिए। ठीक है, आप कहीं से भी देखो, ठीक है, कहीं से भी लाइट आ रही है, बट सारी की सारी लाइट कहाँ जाती है? आपकी आंखों में जाती है। अगर वो लाइट रे थोड़ी सी नीचे चली जाए तो दिखेगा क्या? थोड़ी सी ऊपर चली जाए दिखेगा क्या? तो वो कुछ तो उसकी पोजीशन है, कुछ तो हो रहा है उस पोजीशन में, तो वो कुछ की बात करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। चलिए देखते हैं, तो ये मैं क्या क्या बात, किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। ओके, लाइट इन अ मीडियम, ध्यान से देखिए, लाइट इन अ मीडियम। अगर लाइट एयर मीडियम में है, ठीक है, टॉर्च में से, लेट्स से ये एक छोटी सी पतली सी टॉर्च है, ठीक है, इसमें से लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे कैसी जाएगी? इट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। एवरीबडी नो दैट। नहीं पता है तो जान लो क्या, कि अगर लाइट रे
एयर के अंदर ही है। मीडियम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम एयर, और इसमें अगर लाइट रे ट्रैवल कर रही है तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगी? स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। अच्छा, तो फिर नया क्या होने वाला है? नया ये होने वाला है, अगर आप एक लाइट जो कि एक मीडियम, एयर मीडियम से एंटर करती है और वाटर मीडियम, एयर से वाटर मीडियम में एंटर करती है, तो विल इट फॉलो द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ? आंसर इज नो। आंसर इज नो। जब लाइट रे का मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट रे का पाथ भी चेंज हो जाता है, वो उस स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगी। ईदर इट विल बेंड, ये लाइन में कैसे बेंड होएगी देखना, फिर से मैं आपको बताती हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंटरफेस। इंटरफेस इज अ लाइन, लिख लीजिए, इज अ लाइन सेपरेट, किसको सेपरेट करेगी? सेपरेट द टू मीडियम्स, जो दो मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, ठीक है। मीडियम इज सिंगुलर एंड मीडिया इज प्लूरल, ठीक है। आपको कभी मीडिया यूज करना हो तो यू शुड नो कि मीडिया कब यूज करते हैं और मीडियम कब यूज करते हैं। तो ये जो मीडियम है, इट इज अ सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर प्लूरल तो सबको आता है, ये तो नहीं बताना है ना। तो प्लूरल मतलब दो मीडियम की बात कर रहे हैं, तो दो मीडियम को हम टू मीडिया बोल सकते हैं। तो एयर को वाटर से सेपरेट करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, क्या आप लोगों को वो लाइन नजर आती है? नो। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन जो एयर को वाटर के मीडियम से सेपरेट कर रही है। तो आप नेचर में क्या देखोगे, जब जो लाइट ऐसे सीधे आ रही थी, इस पाथ को फॉलो करती हुई आ रही थी, इट विल नॉट गो स्ट्रेट, वो इस तरीके से सेम पाथ को फॉलो नहीं करती है, बट इट विल बेंड, वो बेंड हो जाएगी। ये जो दूसरी लाइन बनाई है मैंने, सीधी स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। 90 डिग्री नॉर्मल हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो हमारी लाइट रे, एक्सक्यूज मी बेटा, हमारी लाइट रे जो कि एक मीडियम एयर से आती हुई वाटर मीडियम में एंटर कर गई, तो हमने क्या देखा, बंद करो, हमने क्या देखा कि एयर से वाटर मीडियम में जब लाइट गई तो उसने अपने पाथ को, स्ट्रेट लाइन पाथ को, सेम पाथ को फॉलो नहीं किया, जबकि वो बेंड हो गई। कहाँ? इस डायग्राम में यू कैन से, हम कहेंगे इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। सो ये जो फिनोमिनन है जिसमें लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हुई अपने पाथ को फॉलो ना करके जबकि बेंड हो जाती है, इस फिनोमिनन को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो सुनिए जरा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, while traveling from one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त जो लाइट बेंड हो जाती है, इस फिनोमिनन को, ये जो इवेंट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट। बहुत और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमें ये पता लग गया है कि अगर लाइट का आप मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो, लाइट रे अगर एयर में जा रही है तो इट विल फॉलो द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ। बट जैसे ही लाइट, अभी भी क्या हो रहा है, लाइट रे जो मेरी आंखों में आ रही है, आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन, यू ऑल पीपल आर लुकिंग एट द स्क्रीन, तो आपकी आंखों में जब लाइट रे आती है तो मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज एयर, बट व्हेन इट एंटर योर आई, द मीडियम गेटिंग चेंज एंड इट विल बेंड, आपकी आंखों में लाइट बेंड हो जाती है। सेम चीज इज हैपनिंग व्हेन यू वेयर ग्लासेस। ग्लासेस जब पहनते हैं आप, चश्मा लगा के जब आप किसी भी, मुझे देख रहे हो या कोई सोर्स जिसमें से लाइट निकल रही है, जैसे कि अभी सोर्स क्या है सब लोगों की स्क्रीन, तो स्क्रीन से जो लाइट आ रही थी वो सीधी आ रही थी, बट जैसे ही ग्लास
ग्लास क्या है, मीडियम चेंज हो गया, तो एयर से ग्लास में आएगी तो लाइट बेंड हो जाएगी वो, और वो इस तरह से बेंड होएगी कि सारी की सारी लाइट आपकी आंखों में एंटर कर जाए। तो ये जो लाइट का बेंड होने का फिनोमेना है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, सिंपल इस फिनोमेनन को हमने नाम दिया है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये सब बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ये रिफ्लेक्शन से डिफरेंट क्यों है? रिफ्लेक्शन में लाइट रे क्या होती थी, लाइट रे एयर में थी, एक ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करती है, वो ऑब्स्टिकल आपका क्या था, मिरर, मिरर को स्ट्राइक करके इट बेंड रीबाउंड, ठीक है, इट रीबाउंड इन द सेम मीडियम, वो सेम मीडियम में चली जाती है, तो उसका पाथ चेंज हो गया था। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उस अगेन इधर भी पाथ चेंज हो रहा है, और वो पाथ कैसे चेंज हो रहा है वो हमको देखना है। बट इन रिफ्लेक्शन, इन रिफ्लेक्शन अगर आपको याद रखना है, रिफ्लेक्शन नो चेंज इन मीडियम, मीडियम में चेंज नहीं आया था, एयर लाइट एयर से ही आई और एयर में ही रिफ्लेक्ट कर गई। बट रिफ्रैक्शन में देयर विल बी ऑलवेज, ये फिनोमेन होगा ही कब, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, जब भी ये फिनोमेनन होगा। क्या फिनोमेनन? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना। अब लाइट कैसे कैसे बेंड होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखिए आराम से। जो जो मैं टर्म बोले जा रही हूँ वो लिखते जाना। पहली टर्म अब मैं लिख रही हूँ ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, इस चैप्टर में एक टर्म आती है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले ऑप्टिकल मीडियम का मतलब समझ में आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑप्टिकल? जब भी टर्म ऑप्टिक्स से रिलेटेड आती है, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स, आपने चश्मे की दुकान पे देखा होगा ऑप्टिकल शॉप, ऑप्टिकल शॉप मतलब चश्मे की शॉप को भी ऑप्टिकल शॉप बोलते हैं। तो जब भी ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल होता है विच मीन इट इज रिलेटेड टू लाइट। बच्चे 12th पास कर लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता यार ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट। अब ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट, लाइट ट्रैवल। अगर प्रोपोगेट टर्म डिफिकल्ट लग रही है तो थ्रू विच लाइट ट्रैवल, ट्रैवल, और लाइट कैसे ट्रैवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई भी ऐसा मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट रे सीधी जा सकती है, उस मीडियम को हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। बस लाइट को ट्रैवल करना है, लाइट मीडियम ऐसा होना चाहिए कि वो लाइट को ब्लॉक नहीं करे। अब जैसे कि ये दिस इज माय डिजिपैड, क्या इसमें लाइट ट्रैवल करेगी? नहीं, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है ना। एवरीबडी कैन सी दैट दिस मीडियम इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो इसमें लाइट एंटर होएगी और वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी या इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, बट रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट रे बेंड नहीं होगी बिकॉज दिस मीडियम इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ में आ रहा है? सो ग्लास कैन बी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, डायमंड इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, water is a transparent medium, turpentine oil is a transparent medium. Are you getting the meaning of the term transparent? तो तुम्हारे लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम के एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, अगर किसी को याद नहीं रहे तो ग्लास है, डायमंड है, वाटर है, ऑयल है। ठीक है, ऑयल किसी भी तरह का, टर्पेंटाइन ऑयल, केरोसिन ऑयल, बहुत तरह के ऑयल्स होते हैं, सब में लाइट रे ट्रैवल करेगी बिकॉज दे ऑल आर ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपको रूह अफ़ज़ा है, ठीक है, बिकॉज इट इज पिंक इन कलर बट अगेन ट्रांसपेरेंट है, लाइट रे ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो आई होप सबको इतना फील आ गया है ऑप्टिकल का मतलब क्या है। ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट रे सीधी जा सकती है। ठीक है, अब फिजिक्स में दो तरह के ऑप्टिकल मीडियम होते हैं। क्या? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या मतलब है इनका? ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब ये है,
It is a medium. It is the medium in which speed of light is more, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का क्या मतलब है? इट इज़ द मीडियम, पूरा लिख लोगे क्या? इट इज़ द मीडियम in which speed of light is less. ठीक है, तो रेयर और डेंसर, रेयर मतलब हल्का, वाटर, एयर, ये हल्का, एयर और वाटर में से एयर और भी हल्का है, और एयर और वैक्यूम में से, ऑल्दो हम 10th की फिजिक्स में एयर और वैक्यूम बराबर लेते हैं, तो एयर और वैक्यूम सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम होते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, जिसको हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बात करूं या वैक्यूम बात करूं, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बात करूं, कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन सा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो चैट विंडो पे फटाफट कंपेयर करके मुझे बता दो. आई हैव गिवन यू 2 मीडियम, एयर और ग्लास. तो एवरीबडी फिल माई चैट विंडो विद द आंसर. यू हैव टू आंसर विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर. ऑप्टिकली डेंसर, yes, everyone need to answer this easy most question. डेंसर मीडियम कौन सा है? अरे लिसन टू द क्वेश्चन बच्चों, मतलब दिस शोज कि ऊपर वाले बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हैं, दे आर सिंपली कॉपिंग द आंसर फ्रॉम वन अनदर. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की डेफिनेशन, यस अर्णव, वेरी गुड बेटा. विधि, वेदांत, तनय, यस चिराग, अब तुम्हें सही, तुम्हारी बत्ती जली है. यस कनिष्क, हिमाक्षी. अरे सुनो तो हिमाक्षी, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाया करो. ऐसा लगता है कि पहले जो एक आंसर आता है उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें स्पीड लाइट की कम हो रही है. अभी मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड किस में तेज होती है? एयर में और वैक्यूम में. वो मैक्सिमम स्पीड ही कितनी होती है? यस मनन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, अभी तो हमने शुरुआत ही करी है. तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है? एयर में या वैक्यूम में? क्या तुमने कभी सुना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इस जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इससे भी ज़्यादा कभी लाइट की स्पीड होती है? आंसर इज नो. दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट. तो हमेशा अब लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में क्या होगी? इससे तो कम होगी. ठीक है, इससे हमेशा कम होगी. तो जिसमें कम हो जाएगी वो एयर के कंपैरिजन में क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि उसकी स्पीड एयर में कितनी है? 3 × 10⁸. और जैसे ही वो ग्लास में एंटर किया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 2 × 10⁸, विच शोज कि एयर कंपेयर टू ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ग्लास कंपेयर टू एयर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है, इधर दीज आर रिलेटिव टर्म. किसके कंपैरिजन में आप बता रहे हो कि ग्लास डेंसर है? आप किसी बच्चे को मोटा और किसी बच्चे को पतला बताते हो तो देयर शुड बी 2 बच्चास. आप एक बच्चे को, ऑब्वियसली ठीक है, अगर थोड़ा सा हैवी होगा तो आप बोलोगे ये बच्चा हेल्दी है, बट एक मोटे बच्चे, उसी बच्चे को आप बहुत ही सूखड़े थिन से बच्चे के सामने खड़ा कर दोगे तो आप बोलोगे ये बच्चा मोटा है. ठीक है, तो whenever you define पतला और मोटा, there should be 2 person at least, so that you can compare them. तो इसी तरीके से अगर आपको फिजिक्स में एक मीडियम को रेयर बताना है, एक मीडियम को डेंसर बताना है, तो there should be 2 मीडियम जिनके बीच में आप बताओगे कि ये रेयर है और ये डेंसर है. क्या मेरी बात समझ में आती है सब लोगों को? ये तो एयर और ग्लास में से एयर इज ऑप्टिकली रेयर एंड ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है, तो ये जो स्पीड का चेंज होना है ना, स्पीड का घटना या स्पीड का चेंज होना, दिस इज 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन,
व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, आखिर क्या पड़ा था लाइट को कि वो बेंड हो गई। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट while traveling from one medium to another, while traveling from one media to another, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है और स्पीड चेंज होने के कारण लाइट बेंड होती है। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्शन and what is the cause of refraction. These two question, both the question have been asked in your board exams. ठीक है, तो हम यहाँ पे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो everybody should know this answer, what is the cause of refraction. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करी तो उसका बेंड हो गई। Why it bends? Because स्पीड जो थी लाइट की वो चेंज हो गई। अब ये जो बेंडिंग होती है दो तरह की होती है, देखते हैं, सुनो मेरी बात, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तो ही मजा आएगा। ठीक है, कुछ भी छोड़ना मत, पूरा पूरा समझना किस तरीके से लाइट बेंड होती है। पहला, ईदर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या फिर वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। अच्छा, अब कैसे डिसाइड करना है कि वो टुवर्ड्स हो रही है या नॉर्मल से दूर हो रही है, चलो देखो ज़रा मेरे साथ। अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, एवरीबडी कैन सी दिस, यस, ये लाइट रे एंटर कर रही है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका पाथ होना चाहिए था ये, बट वो कहाँ हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड। वाई? बिकॉज स्पीड डिक्रीजेस। ये सब लिख लेना बढ़िया तरीके से तो ही मजा आएगा आप लोगों को। अवे फ्रॉम द नॉर्मल में क्या होगा, देखो जरा, अब लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर में घुस रही है ना। तो ये लाइट रे सीधी आ रही थी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ये लाइट रे आपकी आ रही है सीधी, ठीक है, आ रही थी, और ये इस पाथ को फॉलो ना करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। ये डैश वाली लाइन जरूर बनाना, ये आपको बताएगी कि लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था और वो अपने पाथ से कैसे बेंड हुई। इसमें क्या हुआ, लाइट की स्पीड इंक्रीजेस, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल ही ले लो, अगर रेयर इधर एयर है और ये डेंसर आपका वाटर है या ग्लास है, तो हमको पता है स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, कम होएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। डेंसर आपका वाटर है और वो चली गई एयर के अंदर, तो मीडियम कैसा हो गया है, डेंसर से रेयर, स्पीड बढ़ जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्या ये बात सब बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आती है? लेट मी आंसर यू एवरीवन, प्लीज आंसर मी ऑन द चैट विंडो सो दैट आई कैन मूव फर्दर, है ना। जल्दी से बता दो कि यस मैम, जो भी अभी तक बताया है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स वो भी बता दो तो हम उसको भी हाथों हाथ ले लें ज़रा, है ना। एवरीवन, हाँ, तने इज सेइंग यस मैम 100% क्लियर, वेरी गुड तने, थैंक यू बेटा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, है ना। हर एक बच्चा आंसर करेगा इफ दे आर यू नो अटेंडिंग माई क्लास। जो मेरे पास बैठे हैं वो तो डेफिनेटली मुझे बता ही रहे हैं कि येस मैम दे आर गेटिंग, एंड ओके, चलिए, वेरी गुड। सो जल्दी से हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने से अगर कोई किसी बीच में कहीं छूट गया होगा तो वो पकड़ लेगा। हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रे अपने पाथ को फॉलो कर सीधे जाते जाते वो बेंड हो जाती है, ईदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट रे बेंड क्यों हुई,
लाइट रे का बेंड होने का रीजन था जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ऑप्टिकल मीडियम एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट रे ट्रैवल कर सकती है। तो क्या मैं अपने बुक को ऑप्टिकल मीडियम बोल सकती हूँ? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो सब लोगों को मेरे ख्याल से ऑप्टिकल मीडियम का मतलब समझ में आ गया। ऑप्टिकल मीडियम दो तरह के होते हैं, एक रेयर होता है, एक डेंसर होता है। रेयर और डेंसर का मतलब क्या है? रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। अब जब हम किसी भी चीज़ को कम और ज़्यादा बताते हैं तो हमें ये बताना पड़ता है, जैसे कि स्कूल में आपके मार्क्स, मैम मार्क्स कम आए हैं। ऑब्वियसली अगर 50 में से 2 आए हैं तो हाँ कम ही आए हैं, उसमें किसी दूसरे से कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम एक इंटेलिजेंट बच्चों की बात करें, मैंने बताया था ना मार्क्स भी रिलेटिव मार्क टर्म होती है कि एक बच्चा बोल रहा है मैम मार्क्स बहुत कम आए तो एक ने बोला कि मैम 48 मार्क्स आए, मैम बहुत कम आए आउट ऑफ 50। मैंने कहा क्यों कम है? क्योंकि मैम हाईएस्ट मार्क्स 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके 50 हैं। ठीक है, तो अगर क्लास में 10 बच्चों के 50 है तो उस बच्चे को 48 कम लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उस 50 एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसी तरीके से अगर आप स्पीड ऑफ लाइट बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको मीडियम कंपेयर करना पड़ेगा। किसके कंपैरिजन में? तो दो मीडियम लेते हैं हमेशा जब लाइट रे ट्रैवल करती है। रेयान को बोल दो रेयर से डेंसर, एवरीबडी कैन सी। रेयर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, जब हमारी लाइट एयर से वाटर एंटर करी, जब लाइट रे हमारी एयर से वाटर एंटर करी तो उसकी स्पीड कम हो गई, और कम हो गई तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट रे डेंसर मतलब पानी में से लाइट रे हवा में आ रही थी, एयर में आ रही थी, तो अगेन इट बेंड्स, बट दिस टाइम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों हुआ? क्योंकि लाइट की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो स्पीड में चेंज आना इज द ओनली कॉज फॉर द रिफ्रैक्शन। और स्पीड में चेंज कब आएगा? जब आप लाइट का मीडियम चेंज कर दोगे। तो मेरी ख्याल से पूरी स्टोरी लाइन समझ में आ गई है, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, हम बढ़ रहे हैं आगे हमारे टॉपिक में। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले एक बात बताते हैं, जो अभी डायग्राम मेरा ऊपर ही है तो आई कैन टेक द हेल्प। यू कैन सी दिस डायग्राम। इसके अंदर ये जो लाइट आती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट आती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। नाम चेंज हो गया है, उसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे थी, उसके अंदर रिफ्लेक्टेड। उसके मतलब किसमें? रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में 2 टाइप्स ऑफ रेज वर देयर, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या हुआ? इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो एंगल है ये आई, इधर जो एंगल आई है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस लिख लीजिएगा, है ना। और इधर ये जो एंगल आर आएगा, ठीक है, नाम चेंज हो चुका है हमारा, ये होएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। आंसर एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लिखो जरा, मैं इतने पानी पी रही हूँ, आप लोग लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिफरेंट है भाई, नाम स्पेलिंग सब और मतलब। हाँ जी, बढ़े आगे। चलो, आई होप सबने लिख लिया है। हम लॉस पढ़ रहे थे। ओके बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ बहुत ही सिमिलर है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, वो क्या है देखें जरा, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये लाइट रे सीधी बात बनाए,
ये लाइट रे हमारी आ रही थी और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। ये डैश जरूर बनाएंगे, है ना, हर बार आई एम शोइंग दिस डैश लाइन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal all lie in the same plane. Everybody can see that, है ना? ये नॉर्मल भी है इधर, ये इंसिडेंट रे भी है और रिफ्रैक्टेड रे भी यहाँ से निकल रही है। तो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कुछ डिफरेंट है। सेकेंड लॉ कहता है, एंड जो कि इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार 3 स्टार जितने भी लगाने वो लगा लेना। ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन, ऐसा है एनिस, हमारा मैथ्स वाला साइन है ये, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड refractive index. Oh, very important term, refractive index। लिख लो जरा, ठीक है। अब मैं नीचे नहीं कर सकती हूँ तो मेरी स्क्रीन साइड में ही जाएगी, तो प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है। The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, and this constant is called refractive index। इसको लिखते कैसे हैं? ठीक है, इसको लिखते हैं n, इसका साइन होता है विच इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप लोग जो आपके सेकेंड पॉइंट है ना, उसके नीचे लिखना है ये सारी चीजें। मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग ओवर हियर। ठीक है। आप लोगों का जो सेकेंड पॉइंट है उसके नीचे ये सारी चीजें आनी चाहिए। कांस्टेंट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू साइन i बाय साइन r। ठीक है। इस कांस्टेंट को हम n लिखा है ये मैंने, दिस n को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। यही है आज का टॉपिक जो कि आपकी बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा। सुन रहे हो मेरे वर्ड्स? आई एम सेइंग आएगा, आई एम नॉट सेइंग कि आता है या आ सकता है, आई एम सेइंग आएगा। ठीक है। तो इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। का मतलब आपके कान जो पहले से खुले हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी कुछ हो गया है उनमें तो और खोल लो जरा। चलो आ जाओ इधर। तो हमारा सेकेंड पॉइंट हमने बोला n इज इक्वल्स टू साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये लाइट रे है, ये हमारा इंटरफेस है, ये नॉर्मल है और ये लाइट रे है। लाइट रे इधर कुछ एंगल बना रही है θ1। ऑब्वियसली अगर ये रेयर मीडियम है और डेंसर में एंटर कर रही है, तो ये θ2 डिफरेंट होगा, बेंड हो रही है ना। तो लेट्स से अगर θ1 60 है और θ2 45 है, तो हमारा n की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 60 अपॉन साइन 45। एवरीबडी रिमेंबर द वैल्यूज। साइन 60 इज 3/2। 3/2 होती है क्या? √3/2। ठीक है। एंड साइन 45 इज 1 अपॉन √2। याद नहीं है वैल्यूज तो याद करो। ठीक है। ओके। सो ये क्या आ जाएगा? √3/2। कैसे? 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, हम उसको बॉदर नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के ये जो n जो वैल्यू आती है, याद क्या रखना है? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अरे भाई ये रेशो है, ये रेशो
किसी भी चीज़ का अगर आप 2 नंबर्स का रेशियो लेते हो तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है. इट डज नॉट हैव एनी क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनिट की. इट डज नॉट हैव एनी यूनिट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा. आगे देखते हुए चलो आराम से. आपको 2-3 न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ेंगे, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल से और ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे. चलिए, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम पढ़ रहे हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और नाम से बोला जाता है, वो दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है. उसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, मैं 3 एग्जाम्पल ले रही हूँ. मुझे आप सिर्फ डायग्राम को देख के बताना आपको कॉमन आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है. मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगी. ठीक है, सब लोग मुझे बताएंगे. किस पे बताएंगे, चैट विंडो पे. ठीक है, जस्ट लुक एट द फिगर, और जो चीज़ भी अगर आपको कॉमन कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, तो वो बता देना. शांति. ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया है. इधर थीटा है, इधर थीटा डैश है, इधर थीटा डबल डैश है, इधर थीटा 1 है, इधर थीटा 2 है, इधर थीटा 3 है. ठीक है, डायग्राम देख लो एक बार अच्छे से. फिर उसके बाद इफ यू फाइंड एनीथिंग कॉमन, ऐसे आता है ना हमारे क्वेश्चन, ये हमारे आराम से थोड़ा सा धीरे रखो वॉल्यूम, बोल तो जवाब दो, वॉल्यूम धीरे रखो. ठीक है, ये क्वेश्चंस आप आपकी मैगजीन, स्कूल मैगजीन्स या ऐसे में आते हैं ना, फाइंड आउट द डिफरेंस. तो इसमें मैंने पूछा फाइंड आउट द सिमिलैरिटी. तो ये सिमिलैरिटी जो बच्चा पकड़ लेगा उसको फटाफट आंसर आ जाएगा. चलिए चैट विंडो पे चलते हैं हम. तो जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट डू यू फाइंड एनीथिंग कॉमन. यस, वेदांत, तनय, विधि, बोल दो. नहीं, यस, विधि ने आंसर सबसे पहले किया है. एयर इज द मोस्ट ऑप्टिकली रेयर मीडियम. तने सेइंग, वेदांत ने दिया है बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल परिधि. कनिष्क ने कहा है बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल परिधि, सेइंग रेयर मीडियम इज एयर. मनन इज सेइंग रेयर मीडियम इज एयर. और जो लोग आंसर एयर लिख रहे हैं वो सब लोग सही हैं. everyone is करेक्ट जो आंसर कर रहा है. एयर इज द रेयर मीडियम. सो व्हाट इज द कॉमन पार्ट. अगर इस डायग्राम को फिर से देखते हो तो आपने क्या पाया, सबका सेकेंड मीडियम डिफरेंट है, बट सबका पहला मीडियम क्या है, एयर मीडियम है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैं बताती हूँ. इट इज द रेशियो of the speed of light in air with respect to w dot r dot t का फुल फॉर्म होता है with respect to any other medium. ठीक है, क्या मतलब है इसका. हम ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनना. क्या मैंने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन बताई थी आपको, फॉर्मूला बताया था, n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम अभी डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं. इस n को लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का एक तरीका होता है n21. इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा ट्रिकी है. तुम जितनी बार बोलोगे उतनी बार अपना रिवीजन हो जाएगा, बट सुनते रहो हर बार. n21 को हम कैसे रीड आउट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम लोग लिख लेना ये, ऑफ मीडियम 1, MED डॉट शॉर्ट फॉर्म होती है 2, विद रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 1. ठीक है, इसमें लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है देख लो, इसको भी जानना बहुत जरूरी है.
ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। लाइट 1 से जब 2 में आती है तो उसको N21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। लाइट का फर्स्ट मीडियम ऊपर वाला है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है, डेंसर भी होता है, बट 1 का मतलब जिसमें लाइट जिसमें से आ रही है, और मीडियम 2 जिसमें लाइट रे या तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आराम से समझो, सबको समझ में आएगा। तो जब आप ये डेफिनेशन लिखते हो ना बेटा, तो इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, दिस N21 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। मतलब स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to speed of light in medium 2। देखो आराम से, बहुत आराम से देखो, सब समझ में आएगा। अरे पहले वाले केस में भी तो लाइट रे तुम्हारे मीडियम 1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ आर मीडियम 2 का में ही था ना। आई फर्स्ट मीडियम जिसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, आर सेकेंड मीडियम जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, इट विल बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये फॉर्मूलाज आप अपने जहन में उतार लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N21 को कैसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 वो कहलाता है जिसमें से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और मीडियम 2 वो कहलाता है जिसमें लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है, इधर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो स्पीड में चेंज आ रहा है, मीडियम 1 में क्या थी, मीडियम 2 में क्या थी, उनके रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है, प्लस साइन आई अपॉन साइन आर के रेशियो को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट पे फिर से आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज की पहली और इंपॉर्टेंट क्लास। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in air with respect to any medium, any medium। मतलब आपने क्या कर दिया है, सेकेंड मीडियम तुम्हारी मर्जी पड़े वो लो, बट पहला मीडियम तो क्या होगा, एयर। लाइट रे इंसिडेंट तो एयर से हुई है, उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े तो उसको ग्लास में लेके चले जाओ, उसको तुम वाटर में लेके चलो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। तो इसको हम लिखते क्या है, N2 विच इज इक्वल्स टू V एयर अपॉन V2। ध्यान से सब कुछ देखते हुए चलना। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये मैम आप भूल गए क्या यहाँ पे लिखना। तो हमें पता है पहला मीडियम बाय डिफॉल्ट क्या है, एयर, बाय डिफॉल्ट एयर है। स्कूल में तुम्हें कैसे दिखेगा, स्कूल में यू विल फाइंड, देखो जरा आराम से देखते हुए चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको दे रखा है इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आप रेशियो निकालते हो। रेशियो किसका निकालते हो, दो चीज़ों का। कैसे निकाल रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या रेशियो निकालने के लिए ज़रूरी है दो चीज़ें? ऑफ कोर्स, सेम क्वांटिटी इन टू डिफरेंट मीनिंग। मतलब आपको अगर मार्क्स निकालने हैं, ठीक है, 4 में से 3 आए तो आप रेशियो क्या बताते हो, 3/4, 3/4, तो रेशियो बता रहे हो आप। तो इसी तरीके से आप ये बताना चाह रहे हो कि लाइट में कितना गुना फर्क आया, लाइट रे कितनी गुना कम हो गई। तो आपने क्या बोला, लाइट रे जब एयर से मीडियम में आई तो ये 1.5 वैल्यू आई। ये 1.5 वैल्यू क्या है अभी देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मतलब क्या है, अगर मैं खाली डायमंड लिख रही हूँ इसका मतलब बाय डिफॉल्ट पहला मीडियम क्या है,
पहला मीडियम क्या है बच्चे? लाइट कहाँ से आ रही है? एयर में से आ रही है। तो बुक में यही लिखा होता है एन ऑफ ग्लास, एन ऑफ डायमंड। तो घबराना नहीं है, एन ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, एन ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर है, एन ऑफ वाटर मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर है। समझ पा रहे हो? थोड़ा बहुत समझो, आराम से समझो, रिपीटेशन तो भर भर के होगा, सिर्फ तुम्हें कोशिश करनी है अपनी समझने की। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सेकेंड मीडियम कोई भी हो सकता है, पहला मीडियम हमने फिक्स कर दिया है कि हमारा एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऊपर हमने लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेशियो बताता है, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब ये हमेशा दो की स्पीड को क्या कर रही है? कंपेयर कर रही है। दो जगह की स्पीड्स को कंपेयर कर रही है। कहाँ की? एयर और वाटर की, वाटर और ग्लास की, किसी भी दो मीडियम की स्पीड में क्या चेंज आया उसको बताता है। चलो देखो, आराम से देखो, ये देखो एक चीज बताती हूँ तुमको। मैंने अभी लेट्स से एक क्वेश्चन से बताती हूँ, 2 मिनट रुको। एन ग्लास तुम्हें गिवन है 1.5, ठीक है। V ऑफ एयर तुमको पता है क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने तुमसे पूछा V ऑफ ग्लास निकालो, तो तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें पता है अगर n ऑफ ग्लास दे रखा है मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जिसके अंदर पहला मीडियम बाय डिफॉल्ट क्या है? लिख लो, एयर है। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे तो n ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखते हैं, बट फॉर्मूले में ऊपर एयर आता है और नीचे ग्लास आता है, ठीक है। तो V ऑफ ग्लास कितना आ जाएगा? V ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज 1.5। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 2, ये आ गया 3 से 3 चला गया, ग्लास में वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 10⁸। वैल्यू में क्या आया? वैल्यू में क्या आया? वैल्यू कम हो गई है। कैन यू सी दैट? तो अगर व्हाट इज Ng, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एयर से ग्लास में जब जाएगी बॉडी तो उसकी स्पीड 3 × 10⁸ एयर में थी और 2 × 10⁸ उसकी ग्लास में हो गई, तो स्पीड कितने रेशो में कितना चेंज आया? 1.5 चेंज आ गया रेशियो, ठीक है। समझ रहे हो? स्पीड कम, वैल्यू भी निकाल ली आपने। V ऑफ ग्लास निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। चलिए फिर से पूरी बात बताती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को लग सकता है गड़बड़ सा। देखो जरा, पहली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से देखो पूरा डिटेल से, क्या है? रिलेटिव टर्म है। तुम्हें समझ में आता है? जब हमने मोशन पढ़ा था, मोशन के अंदर रेस्ट एंड मोशन 9th क्लास में जब पढ़ा था तो हम बोलते थे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि ये आपका ट्रेन है, ठीक है, दिस इज योर ट्रेन और ये उसका प्लेटफॉर्म है। एक बंदा A है, एक बंदा B है और एक बंदा C है, ठीक है। ट्रेन मूव कर रही है और तो C क्या बोलेगा? C will say B is moving with speed V। क्यों? क्योंकि वो बस के किसके अंदर बैठा है? ट्रेन में बैठा है, जो ट्रेन की स्पीड है वो B की है। बट A क्या बोलेगा? ये तो किसने बोला? C ने बोला, ठीक है। अब A ने बोला, A ने क्या बोला? तू गलत है भाई, यू आर रॉन्ग। उसने बोला B is at rest। अब बताओ कौन सही और कौन गलत? दोनों सही हैं, क्योंकि B C के रिस्पेक्ट में मतलब रिलेटिव टू C B is moving बिकॉज C कहाँ खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। और A बंदा जो कि B के सामने ही ट्रेन में बैठा है
तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बदल ही नहीं रहा, तो वो क्या बोलेगा, बी रेस्ट पे है। तो आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो यही चीज तो हम बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं लाइट की स्पीड एयर से ग्लास में जाने, एयर से ग्लास में गई तो स्पीड कम हो गई, किसके रिस्पेक्ट में कम हुई, एयर से ग्लास के रिस्पेक्ट में। जब लाइट रे एयर से ग्लास में आई तो आपने कहा कि स्पीड में फर्क आया। कैसे, दो मीडियम जरूरी है या नहीं है, नहीं तो आप कैसे बताओगे कि भैया स्पीड में फर्क आया। अगर आपसे कोई पूछे स्पीड ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो यू विल से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा बंदा कहता है ये कम लग रही है, तो आप पूछोगे ना कम लग रही है का क्या मतलब है, कम लग रही है क्या मतलब है, किसके रिस्पेक्ट में कम लग रही है भाई तुम ये बताओ ना। तो वो बंदा बोलेगा यार एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, उसके कंपैरिजन में ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है 2 × 10⁸। बट अगर आप खाली ही बोल देते हो कि स्पीड ऑफ ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और दूसरा बंदा कहता है ये कम लग रही है, अरे भाई कैसे कम लग रही है। अगर आप बाजार में सब्जी लेने गए और उसने आपको सब्जी दे दी कि भैया आज मेरे पास तोल नहीं है, ये लो 1 किलो ले जाओ, तो आपने कहोगे कि ये कम लग रही है। अरे किसके रिस्पेक्ट में कम लग रही है, या तो 1 किलो वाली चीज से कंपेयर करके देख लो, उसके रिस्पेक्ट में आप बोल दोगे। फिर से कंपेयर किया ना किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पीड को जब भी आप कंपेयर करते हो तो देयर शुड बी 2 मीडियम, और पहला मीडियम अगर हमेशा आपका एयर होता है तो हम उस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम का निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, V1/V2 आपका फॉर्मूला होता है। तो मुझे थोड़ा सा बता दो कि मैम 60% समझ में आ गया, 50 आ गया, 70 आ गया, 80 आ गया, जिसको जितना समझ में आ गया जस्ट लेट मी नो ऑन द चैट विंडो सो दैट हम देखें कि क्या किसको कितना आ रहा है ना। चलो जल्दी से बताएंगे एवरीवन फटाफट रिप्लाई मी ऑन द चैट विंडो कि सीन क्या है। जबरदस्ती नहीं है, किसी को 20% भी समझ में आया तो वो 20% भी जवाब दे सकता है। मनन का कहना है कि इसको 100% समझ में आया है। अनन्या गुप्ता इज वेरी क्लियर कि मैम 50-60%। तने तुम तो 89% कैसे कैलकुलेट किया, हाँ। फरीदी 99%, ओके। चिराग को 100%, चिराग तुमको 105 नहीं आया क्या, 5% मुझे भी दे देते अप्सरा पेन के। ठीक है, विधि 90-95%, ओके। चलिए, सो कनिष्क के सेइंग 60 to 70, ठीक है, गुड, वेरी गुड। जितना भी समझ में आ रहा है चीजें और क्लियर होती जाएगी। तो थोड़ा सा और देखते हैं। यश 90% आ रहा है, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड इफ यू आर गेटिंग। चलिए, ओके। तो अभी तक आपने खाली एन कुछ नहीं होता है, एन के आगे हम 2 1 लगाते हैं। इसको हम रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, V1/V2। अच्छा, अगर मैं N12 लिख लूं तो इसको कैसे पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी होता है तो आना चाहिए, ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम 2। तो क्या फॉर्मूले में भी चेंज आएगा, ऑफ कोर्स फॉर्मूले में चेंज आएगा। तो आप क्या लिखोगे, V(2) विद रिस्पेक्ट टू 1। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे कुछ बच्चों को मेरी स्ट्रैटेजी याद होगी, जिनको याद नहीं है मैं बता देती हूँ। मैं ये फॉर्मूला याद नहीं करूँगी, आई लर्न ओनली 1 फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि मुझे पता है वो उसका एग्जैक्टली उल्टा है। अगर दोनों याद कर जाऊंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है। तो जहाँ पे वाइसा वर्सा आता है इसका उल्टा, तो आई लर्न ओनली 1 थिंग। ये मतलब 100% जो मेरे से 2-3 साल से जुड़े हुए बच्चे हैं, 2 साल से, दे विल फाइंड कि यस मैम ये चीज़ इट विल वर्क एंड इट वर्क्स ऑलवेज। तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करो, इसके जो नीचे वाला है वो इसके उल्टा है, वो तुम अपने आप संभाल लोगे, अपने आप संभाल लोगे। चलिए एक क्वेश्चन देखिए,
एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर और धीरे धीरे होएगा। चलिए, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज गिवन 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एन ऑफ वाटर। अरे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या है, रिलेटिव टर्म है, तो क्या खाली एन ऑफ वाटर हो सकता है? तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट दूसरा क्या है, एयर। वेरी गुड, काफी बच्चे बोल रहे हैं आंसर। गिव द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब एयर को हम वैक्यूम के जैसे मानते हैं, तो V इन एयर निकालो या वैक्यूम निकालो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या याद है मेरे बच्चों को? देखो, मैं वाटर को 2 लिख देती हूँ, W लिखते हैं खाली, ठीक है। वाटर स्टैंड फॉर W एंड एयर स्टैंड फॉर A। तो NWA कैन बी रिटन एज VA अपॉन V वाटर। NWA कितना है? अरे ये तो लिखना ही भूल गए हम, नहीं यही तो निकालना है। स्पीड मैंने, आई एम सॉरी, ये निकालना है, और स्पीड ऑफ लाइट हमको दे रखी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। V कितना, 3 इंटू 10⁸, और एयर वाटर में स्पीड 2.25 इंटू 10⁸, कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट उड़ा दो। 300 अपॉन 225 सॉल्व करते रहना, 60 अपॉन 45, 112 अपॉन 9, 4/3। सही कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी हो गया है, देख लेना, मेरी ख्याल से मिस्टेक नहीं होगी। सो यू विल फाइंड 1.3333 बार, दैट इज 1.34। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, गिवन क्या था, दिस वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट, एयर में स्पीड ऑफ लाइट, और निकालना ये था। जिन जिन को लिखना है फटाफट कॉपी कर लो, लो करो कॉपी। ठीक है, देखो जरा, एक क्वेश्चन और देखेंगे, जल्दी से देखेंगे सब लोग। हाँ जी, जल्दी जल्दी देख लें, मुझे बता देना कॉपी होने के बाद, सो दैट आई कैन मूव ऑन। मैम डन। डन, ओके वेदांत, चलो मैम डन। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के बताती हूँ। द रिफ्रैक्टिव क्वेश्चन आप लोग भी लिख लो इस पूरे को, इंडेक्स ऑफ, जितने क्वेश्चंस करोगे ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। किसी को 50, 20, 30% जितना भी समझ में आ रहा है, ज़्यादा अच्छा समझने का क्या तरीका है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, ये क्वेश्चन तुम घर के लिए लिख लेना, अभी मैं डिस्कस नहीं कराऊंगी, उससे अभी एक और थोड़ा इजी कराएंगे। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रैवल इन ग्लास देन इन डायमंड। ठीक है, ये अभी लिख के छोड़ दो, ये अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होमवर्क, मुझे नहीं पता कितने लोग भेजेंगे, बट आई वांट जिन 11 बच्चों ने मुझे होमवर्क नहीं भेजा है वो भेज दें। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, उससे थोड़ा ठीक लगेगा आप लोगों को। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एन दे रखा है 1.5। लाइट रे कहाँ से ट्रेवल कर रही है, एयर से ग्लास में। ठीक है, हमको भी पता लग रहा है। ठीक है, ये कह रहा है एयर से ग्लास में जाती है ऑफ एंगल 30 डिग्री, मतलब एयर से ग्लास में जा रही, तो मतलब ये वाला एंगल 30 दे रखा है, साइन आई इज गिवन 30 डिग्री, तो कह रहा है आर निकालो। ठीक है, कैलकुलेट साइन एंगल ऑफ आर, साइन आर। ठीक है, व्हाट इज योर फॉर्मूला, 1.5 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो 1.5 साइन आई की वैल्यू साइन 30 डिग्री और साइन आर निकालना है।
तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 इज हाफ, 1.5 को नीचे ले जाओ, ये ऊपर चला गया, ये हो गया 2/3, ये साइन आर की वैल्यू 1/3। ठीक है, ये अब आगे तुमको नहीं आता है क्योंकि अभी तुमको ये सारी वैल्यूज तुम्हें सिर्फ पर्टिकुलरली 30, 45, 60, 90 आती है, तो अभी उसमें खुश रहो। 11th 12th अगर जिसको मैथ्स लेनी है तो उनको निकालनी आ जाएगी। ठीक है, साइन आर इज 1/3, लीव दिस यहाँ पे ही। अब उसको डिग्रीज में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें 1/3 का डिग्री वाला आंसर आता ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन क्वेश्चन आपसे साइन आर पूछ रहा है, ना कि आर पूछ रहा है। ठीक है, अगर हाफ आती या 1/√2 आती तो आप उसको डिग्री में बता देते, बिकॉज यू नो हाफ कब होता है, जब आर 30 होता है, √2 1/√2 कब होता है, जब आर 45 डिग्री होगा। बस इसको नहीं बता सकते। ठीक है, तो लेट मी नो, अभी हम और भी करेंगे। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं पेपर डिस्कस कराऊंगी। ध्रुव, तुम चाहे मीटिंग को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि पेपर रिफ्लेक्शन का है और तुमने अटेंड नहीं किया हुआ है, तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, चलिए। सो वील स्टार्ट विद द पेपर डिस्कशन। सब लोग पेपर निकाल लीजिए, थोड़ा सा करवाऊंगी फटाफट।